गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। होमवर्क किया आप लोगों ने? मर्करी ट्यूब, मैनोमीटर, बेरोमीटर, प्रेशर। बिल्कुल सही। O1 में 16 से लेके 19 तक 23। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अभिनव। हाँ, O1 में भी था, S1 में भी था और O2 में भी कुछ क्वेश्चंस थे। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज को क्या हुआ? 95%। ये राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया ना, किसका? 10th का ना, राजस्थान बोर्ड का। चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। O2 क्यों नहीं हुआ बेटा? करेंगे अभी डिस्कस। O2 का भी है होमवर्क। 2 बार सुनाई दे रहा है ऐसा? नहीं होगा बेटा, सब सही होगा। डोंट वरी। देख लेते हैं, बाकी बैक एंड पर चिंता मत करो। चलो। तो क्या हो गया? आवाज कुछ गड़बड़ आ रही क्या? मेरी आवाज सुरीली आ रही है? अच्छी बात है भाई, ये तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा है। हम्म। चलो, सुरीली आवाज में फटाफट फटाफट कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क पर आते हैं जल्दी से। ओवन में जल्द बताइए, कोई डाउट है क्या? चिंता मत करो, धीरे धीरे मेरी आवाज सुधर रही है। हाँ, थोड़े दिनों के बाद सोनू निगम से भी अच्छी हो जाएगी। चिंत खुश। फिर गाने सुनाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पढ़ा ली। एटीन और 23 में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 तो आसान है, वेपर प्रेशर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे लगता है क्लास में भी करवा चुका हूं। मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर लो। 18th। पहले प्रेशर निकालो। यहां ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं दे रखा है तो 760 यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 यूज कर लो। राइट। तो यहां पर हाइट का डिफरेंस कितना है? 19 सेंटीमीटर। तो गैस का प्रेशर कितना होगा? गैस का प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ गैस, ये लेवल नीचे है मतलब इसका प्रेशर ज्यादा। 19 प्लस 76 यानी कितना हो गया? 95 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। एटमॉस्फेयर में इसको कन्वर्ट कर लो। एटमॉस्फेयर में किस कन्वर्ट करने के लिए 76 से डिवाइड कर दो। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 95/76 एटमॉस्फेयर। बेटा 17 नहीं बता रहा हूं, माफ कर दो। एक नीचे करना, दो ऊपर। ला। हाँ, और 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 लास्ट क्लास के नोट्स को देखो, क्वेश्चन नंबर सारे हो जाएंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट है। फिर वापस कर दो। बिल्कुल क्लास में कर चुके हैं। 9 सब हो जाएंगे। 23 भी सोच सकते हो, कर चुके हैं ये भी हम।
क्वेश्चन नंबर 23 में भी आंसर वही रहेगा, वेपर प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता है। बेटा प्रेशर निकल गया एटमॉस्फेयर में, अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी मोल्स निकल के आ जाएंगे। मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। प्रेशर पता चल गया, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, मास पता है, इससे क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास। क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास दे रखा है 18th क्वेश्चन में, मोलर मास पता चल गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना यार। सेवनटींथ में ए पॉइंट नहीं दिख रहा, ये गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 17 में ए पॉइंट कहां होगा, आंसर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या पहले बताओ। सेवनटीन का आंसर बता दो भाई। दिल्ली। ढंग से देखना उस डायग्राम को। ये 556 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 560 mm, ये 400 mm। ये लेकिन डेंसिटी इसकी है 6.8, इसकी डेंसिटी है 3.4, मर्करी की डेंसिटी होती 13.6, तो इसको मर्करी की हाइट में कन्वर्ट करूंगा तो आधा आ जाएगा, 280 mm ऑफ एच जी, 280 mm ऑफ एच जी। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 mm ऑफ एच जी, राइट। टोटल मिला के कितना हो गया, 380 mm ऑफ एच जी, एच जी टोटल हो गया 380 mm ऑफ एच जी, यानी कितना प्रेशर हो गया, हाफ एटमॉस्फेयर। हाफ एटमॉस्फेयर कहां पर, बॉटम पर ही ले लो, बॉटम पर हाफ। और एयर का कितना लगता है, 1 एटमॉस्फेयर, तो एयर का 1, इन दोनों का मिला के हाफ। आंसर इज दिल्ली, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 18 में वैसे लिखा होना चाहिए और ज्यादा अच्छा, 17 18 में एयर का प्रेशर लिख लो कि ये दे रखा है डेटा, प्रेशर ड्यू टू एयर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये लिख लेना। आंसर बाकी सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। S1 में 13 से लेके 15 तक कोई डाउट, S1 हो जाने चाहिए, क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। थर्टीन, 14, 15, 14, 15, चलो 14 में बता देता हूं, 15 तो क्लास में हो रखा है। 14 बता देता हूं। यहां पर अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, इसको बैलेंस किया। इनिशियली अंदर और बाहर का लेवल बराबर है, इनिशियली देर इज नो डिफरेंस इन मर्करी लेवल, तो इनिशियली इसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। जब ये डिकम्पोज होगा तो मान लेते हैं ये 1 माइनस एक्स, ये x बाई 2 और इसका प्रेशर 3x बाई 2, इसका x कम हुआ, इसका x बाई 2, इसका 3x बाई 2, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया, 1 प्लस एक्स।
टोटल प्रेशर इज 1 + x, और अब इसके कारण मर्करी लेवल का डिफरेंस कितना आ गया? मर्करी लेवल का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर का। 19 सेंटीमीटर, यानी अब इसका टोटल प्रेशर आप वैसे भी निकाल सकते हो कितना हो, एयर का तो लग ही रहा है, तो राइट नाउ टोटल प्रेशर ये कितना हो गया? 19 + 76 यानी 1.25 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 19 मतलब 19 डिवाइडेड बाय 76 जो कि कितना हो जाता है? 1.1/4 एटमॉस्फेयर, तो 1.25 यानी 1 + x की वैल्यू 1.25 यानी x की वैल्यू 0.25, 1 एटमॉस्फेयर में से 0.25 रिएक्ट कर रहा है, मतलब 25%। 23rd तक दे दिया था मैंने, 21 सॉरी, 21 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसमें कहा जा रहा है कि एक मूविंग पिस्टन लगा हुआ है, डिवाइडिंग द वॉल्यूम इनटू 2 पार्ट्स, ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एयर, दोनों में 1 मोल एयर है। At 320 Kelvin, the volume of upper part is 4 times greater than the volume of lower part. यानी वॉल्यूम इक्वल नहीं है यहां पर। यहां पर क्वेश्चन में ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि पिस्टन का मास है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल गैस ही है। अगर पिस्टन मासलेस होता तो ये दोनों वॉल्यूम बराबर होते, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होते, लेकिन राइट नाउ कहा जा रहा है कि अपर पार्ट का जो वॉल्यूम है वो लोअर पार्ट के वॉल्यूम से 4 टाइम्स है। यानी लोअर पार्ट का वॉल्यूम है V1 तो अपर पार्ट का वॉल्यूम है 4 V1। किस टेम्परेचर पर? 320 केल्विन पर। किस टेम्परेचर पर? 320 केल्विन पर। अब हमने क्या किया? इस कंटेनर को हीटअप किया, टेम्परेचर बढ़ाया, किसी T1 से टेम्परेचर को कितना कर दिया? T2। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अब अपर और लोअर पार्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 3:1 है। यानी अब अगर इसका वॉल्यूम V2 है तो इसका 3V2 है, क्योंकि चेंज हो गया, V1 नहीं लिख सकता वापस, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया। हाँ, टोटल वॉल्यूम जो है वो तो उतना ही रहेगा। टोटल वॉल्यूम यहां कितना है? 5V1। टोटल वॉल्यूम यहां कितना है? 4V2। तो 5V1 मस्ट बी इक्वल टू 4V2। यहां से हम V1 और V2 को रिलेट कर सकते हैं। V1 और V2 को रिलेट किया जा सकता है यहां से। 5V1, समझ में आई मेरी बात, इक्वल्स टू 4V2। आपको बताना है कि अगर इनिशियली टेम्परेचर 320 है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तरीका, मान लेते हैं पिस्टन के कारण कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर ड्यू टू पिस्टन इज PP। प्रेशर ड्यू टू पिस्टन क्या है? यस, PP। चेक कर रहे हैं दीपिका, वेट करो, हमारे एंड पर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पता। अच्छा ये बताओ बच्चों, वॉइस आ रही है, आवाज क्लियर है या कोई डाउट प्रॉब्लम है क्या? अब इक्वेशन क्या बनेगी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर है। कोई लिख रहा कटाकट, कोई कह रहा क्लियर कट। बिल्कुल क्लियर है, वॉइस इज वेरी मच क्लियर दीपिका। तो आप चेक करो अपने एंड पर। अब इक्वेशन क्या बनाएंगे? ये गैस का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, प्रेशर ऑफ गैस यानी अपर पार्ट का प्रेशर नीचे की तरफ, पिस्टन का प्रेशर नीचे की तरफ, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये लोअर पार्ट। ऐसी इक्वेशन यहां पर भी बनेगी, लेकिन दोनों जगह टेम्परेचर अलग अलग है। यहां पर पिस्टन का प्रेशर
पीवी क्वेश्चन आरटी से निकाल सकते हैं, मोल्स 1 है तो प्रेशर क्या होगा, RT1। RT1 एक्चुअली आर में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आर फिर फाइनली सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इधर सब जगह आएगा, या चलो लिख देता हूं RT1 अपॉन वॉल्यूम 4V1 प्लस प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। लोअर पार्ट का प्रेशर RT1 अपॉन वॉल्यूम V1। इधर इक्वेशन क्या बनेगी, RT2 अपॉन 3V2 प्लस प्रेशर ड्यू टू पिस्टन इक्वल्स टू RT2 अपॉन V2। एक इक्वेशन ये है, ये V1 और V2 को रिलेट करने वाली, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये प्रेशर ड्यू टू पिस्टन वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, आर वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, बचेगा क्या, T1 अपॉन 4V1 माइनस T2 अपॉन 3V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन V1 माइनस T2 अपॉन V2। V1 को V2 की टर्म्स में पुट कर दो, V1 को V2 की टर्म्स में, तो V वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, T1 पता है, T2 निकाल लो। सर आपसे पढ़ के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्या करूं, फिर क्या करना बेटा, गलत करना है क्या है अनिकेश, ये कौन सा कमेंट हुआ। हाँ अब O2 पर आ जाते हैं जल्दी से, 1 से 3 और 16 से 18। O2 1 से 3 16 से 18 है क्या कोई डाउट O2 में, जब कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा S1 कंप्लीट हो गई, अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, 1 2 3। यार अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, अभी नाइट्रोजन अमोनिया वाला क्वेश्चन करवाया है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां रिएक्शन थोड़ी अलग है, यहां अलग है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहां कितना प्रेशर रह गया वो दे रखा है, तो हाइट में डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा खासा डिस्कस किया था, अगर P वर्सेस T, ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, अगर ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है तो इसका मतलब N और V या तो दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, और अगर वेरी कर रहे हो तो इनका रेशियो तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। अगर ये वेरी कर रहे हैं तो इनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। केवल N वेरी करेगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास नहीं होगी, केवल V वेरी करेगा तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास नहीं होगी, या तो दोनों ही कांस्टेंट हो या फिर दोनों वेरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में करवाया हुआ है, एक का टेम्परेचर T1 दूसरे का टेम्परेचर T2, क्लास का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, 16 17 18, इस पर आ जाओ। सिक्सटीन 17 18 16 17 नहीं बता रहा हूं, क्लास के क्वेश्चंस को फिर से सुनो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले वाली टर्म को y मानो, दूसरे वाली टर्म को x मानो, वो भी हो जाएंगे।
पहले वाली टर्म को y मानो क्वेश्चन नंबर 18 में, दूसरे वाली टर्म को x मानो। बेटा सब क्लास में हो, कोई एक बता देता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 1/v² वर्सेस p। 1/v² को क्या मान लिया? y। पहले वाली टर्म हमेशा y, दूसरे वाली टर्म x। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? 1/√y। p की तो x सही है। pv इक्वल्स टू nRT में अब क्या करो? p की जगह x, v की जगह 1/√y इक्वल्स टू nRT। स्क्वायर कर सकता हूं तो यहां पर y इक्वल्स टू x² अपॉन nRT। तो y वर्सेस x का कर्व कैसा होगा? पैराबोला। कैसा होगा? पैराबोला। करते तो हो जाएंगे सारे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैरोमीटर, मैनोमीटर वाले क्वेश्चन करवाए थे। अब उसी में मर्करी ट्यूब से रिलेटेड भी एक कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। मर्करी ट्यूब वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, समझो पहले तो। यानी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हुए होंगे कि मर्करी ट्यूब है, इस तरह से भी हो सकती है जिसमें मर्करी भरा होता है। अब मर्करी जो भरा हुआ ना, ये भी एक पिस्टन की तरह ही है। जो मर्करी भरा हुआ है ये भी एक पिस्टन की तरह ही है। जैसे पिस्टन मूव करता है वैसी तरह से ये मर्करी लिक्विड भी इस ग्लास ट्यूब में इधर उधर मूव कर सकता है। लेकिन अगर मर्करी ट्यूब में मर्करी इस तरह से भरा हुआ है, इसको एक पिस्टन की तरह ट्रीट करो आप, और कुछ भी अलग से नहीं है। इसको एक पिस्टन की तरह ट्रीट करना है। मर्करी ट्यूब में जो मर्करी भरा हुआ है वो एक पिस्टन की तरह है। हाँ, बस यहां पर क्या है, इसका प्रेशर जो है वो डायरेक्ट इसकी लेंथ से आ जाएगा, लेंथ से निकल के आ जाएगा। कैसे वो बताता हूं, बट राइट नाउ इस मर्करी का प्रेशर तो नीचे की तरफ लगेगा, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है तो लेफ्ट साइड का प्रेशर और राइट साइड का जो प्रेशर है वो बराबर होगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर इक्वल होगा। लेकिन यहां पर फिर से वही वाली बात है, ये लोअर पार्ट का प्रेशर, ये मर्करी का प्रेशर। अब यहां पर ये अगर इसकी हाइट 100 mm है, मर्करी है ये, तो इसका प्रेशर कितना लगेगा? 100 mm ऑफ Hg। 200 है तो 200 mm ऑफ Hg, और वो नीचे की तरफ लगे। एयर का प्रेशर डेफिनेटली लग रहा होगा, अगर एयर है यहां पर तो जो भी एयर का प्रेशर है, तो यहां पर इस नीचे वाली गैस का प्रेशर क्या होगा? लोअर पार्ट का जो प्रेशर होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? एक तो एयर का प्रेशर और एक 100 mm ऑफ Hg। इस मार्ग जैसे पिस्टन का प्रेशर होता है उसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा, जैसे पिस्टन का प्रेशर होता है। प्रकाश, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं है बेटा? क्या लिखते हो तुम? सबका आंसर प्लीज मैच करा दीजिए, क्योंकि शीट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखते नहीं हो, एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखे जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर लिखने में कोई तकलीफ है? थोड़ा सोच के देखो ना, यहाँ बहुत सारे कमेंट आते हैं, तुम्हें पता है ना। यहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हम अलग अलग एक्सरसाइज की बात करते। अब आधा अधूरा मत लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना। पूरा सेंटेंस एक ही साथ होना चाहिए। दुर्गेश बेटा, पिस्टन की तरह, ये पहले भी बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं है। समर्थ बिल्कुल सही कहा, अगर ओपन कंटेनर है तो हमेशा एयर का प्रेशर लगेगा। कोई ना कोई गैस होगी लोअर पार्ट में, कुछ तो हो गई, खाली वैक्यूम तो नहीं है। प्रेशर लग रहा तो कुछ गैस ही होगी। चलो अब
है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस देता हूं, यहां एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं यहां पर। एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 12 centimeter is trapped by mercury column as shown in diagram. As shown in diagram, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, और यहां पर एयर का प्रेशर दे रखा है 75 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 760 नहीं 75 दे रखा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड दी, यहां पर एयर है, ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम if tube is held first part vertically with open end up और second part vertically with open end down। मतलब क्या होगा अगर हम इस ट्यूब को ऐसे रख दें तो, ये तो मरकरी की लेंथ तो वही रहेगी 15 सेंटीमीटर ही, और या इस ट्यूब को हम कुछ ऐसे रख दें तो ये तो तब भी 15 सेंटीमीटर ही है। बहुतों को लग रहा होगा सर ये मरकरी गिर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये मरकरी नहीं गिरने वाला, ये मरकरी नहीं गिरने वाला है। लेंथ बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है, इस एयर कॉलम की लेंथ क्या होगी, ये L1 और यहां ये L, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए समझा देता हूं, कुछ नहीं करना है, पहले यहां का प्रेशर निकालो, ये प्रेशर आपको पता होना चाहिए, वो कैसे निकालोगे, फिर यहां पर गैस का प्रेशर निकालो, एयर का प्रेशर निकालो, एयर का प्रेशर पता चल गया, पहले पता है अभी पता है, पहले लेंथ पता है तो यहां पर लेंथ आ जाएगी, यानी P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2, यानी सिंपली यहां पर आपको प्रेशर निकालना है और यहां पर भी इस एयर का प्रेशर निकालना है। अदिति करके देखो बेटा, अब क्यों नहीं गिरेगा, समझ में आएगा। क्या लिख रहे हो प्रकाश, O1 S1 और O2 सब केवल आंसर मैच करा दीजिए। क्या लिखा है भाई, ये तुम्हारे सेंटेंस मेरी समझ से बाहर है, थोड़ा क्लियर कट लिखोगे तो समझ में आएगा, और बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। चलो जी चलो, क्वेश्चन करो फटाफट। कैलकुलेशन आसान है, जल्दी जल्दी करिए। लव फ्रॉम ड्रॉपर बेस, सर होमवर्क करने में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। बेटा अभी फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर दो। रोहित कोई बुक नहीं है मेरी, मैं जो शीट्स दे रहा हूं वही फॉलो करो बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ कुछ आंसर्स आ गए हैं। अमन का भी सही है,
सृजन बिल्कुल सही। हम्म, गौतमा बिल्कुल सही। 75-25 क्या आ गया? 75-25 लेंथ नहीं। बस एक बार लिखो बेटा, आंसर बार बार मत लिखो। अच्छा थोड़ा सोच के देखो, यहां से जब इसको ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? अभी इस मरकरी का प्रेशर इस एयर पे नहीं लग रहा है, अभी इस मरकरी का प्रेशर इस एयर पे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे रख दूंगा तो इस मरकरी का प्रेशर भी एयर पर लगने लगेगा। इसको यूं सोचो कि कोई तुम्हारे बगल में बैठा है और वही तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाए तो क्या होगा? वही चीज यहां पर भी हो रही है। ये मरकरी इस एयर के बगल में है, लेकिन अब वो तुम मरकरी एयर के ऊपर आके बैठ गया, मरकरी का कंप्रेशन होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 10, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 15। तो आंसर अगर मैं यहां पर लिखता हूं पहले, इसका आंसर आएगा 10, इसका आंसर आएगा 15। कैसे? बहुत आसान है। पहले तो ये बताओ यहां पर प्रेशर कितना है भाई? इनिशियली गैस का प्रेशर बता दो, इनिशियली एयर का प्रेशर बता दो। ये प्रेशर बताओ फटाफट कितना होगा? मरकरी की लेंथ चेंज नहीं होगी। दिख रहा है सब जगह लिखा हुआ है, यहां 15 लिखा हुआ है, यहां 15 लिखा हुआ है, यहां 15 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो इनिशियली मरकरी का प्रेशर तो नीचे लग रहा है, तो यहां से एयर का जितना बाहर से जितना प्रेशर लग रहा है, इस एयर का प्रेशर भी उतना ही होगा। तो इनिशियली प्रेशर पता है कितना? 75 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या सिचुएशन है? एयर का प्रेशर भी लग रहा है और इस मरकरी का प्रेशर भी लग रहा है। तो नीचे की तरफ अब टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? इस बाहर वाली एयर का 75, मरकरी का 15, ये दोनों ही नीचे है। तो अब इस सिचुएशन पर एयर का जो प्रेशर है, इस सिचुएशन पर यहां का प्रेशर, ये दोनों ही नीचे की तरफ, तो 75 प्लस 15 यानी 90। प्रेशर आ गया 90। अब लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? तो इस जो एयर ट्रैप्ड है उसके लिए क्या होगा? मोल्स तो उतना ही है, तो इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो P1L1 इक्वस टू P2L2, यानी P1L1 इक्वस टू P2L2। इसका पहले प्रेशर कितना है? 75। लेंथ कितनी है? 12। अब प्रेशर निकालना है P, लेंथ कितनी हो जाएगी? P अब प्रेशर पता है कितना? 90, लेंथ निकालनी है। यहां से लेंथ निकाल लीजिए, सॉल्व कर लो। लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 10। यहां क्या होगा? अब यहां क्या होगा? इस मरकरी का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, एयर जो बाहर की एयर है उसका प्रेशर है 75, इस अंदर वाली एयर का प्रेशर भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब अंदर वाली एयर का प्रेशर जो ट्रैप्ड है वो नीचे की तरफ, इस मरकरी का प्रेशर वो भी नीचे की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ जो एयर है उसका प्रेशर कितना है? 75। वो इसको बैलेंस करेगा, तो अंदर वाली एयर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 60। अंदर वाली एयर, हाँ लेंथ लिख दो बेटा, लेंथ लिख दो। अंदर वाली एयर का प्रेशर अब इसका 60, फिर से P1L1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो समझ सकते हो, कोई बात नहीं। फाइनली आप सोचो मैंने कितने वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर में बलून वाला कंटेनर, पिस्टन वाला कंटेनर, राइट? बलून वाला कंटेनर, पिस्टन वाला कंटेनर, सिलेंडर वाला कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर, फिर उसके बाद
कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है तो क्या होगा, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर अलग अलग है तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, राइट। तो देखिए प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चंस बेसिक है और डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते आ ही सकते हैं जेई में। बाकी दूसरे चैप्टर्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, थॉट प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो ये यहां पर कर सकते हो। बेटा आंसर पहले ही लिख दिए, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं तो क्या। चलो तो अब ये एक पार्ट यहां पर हुआ, पीवी क्वेश्चन आरटी, उससे पहले ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे। अब मैं इस चैप्टर के एक दूसरे पार्ट पर आ रहा हूं, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। बिल्कुल कंटेनर ही कंटेनर, गौतमा ने बिल्कुल सही बोला। इससे ज्यादा और कंटेनर तो मुझे को लगता है कोई कंटेनर बनाने की कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा कि यार इतने तरह के भी कंटेनर होते हैं क्या, इतने वेरिएशन भी हो सकते हैं क्या, शायद वो भी। हाँ ये अलग कंटेनर, ये अलग कंटेनर, ये अलग कंटेनर, इन्फानाइट कंटेनर भी कर लिए थे, उसके भी क्वेश्चन हमने किए नहीं किए। तो इनको वापस से करो, यानी एक साथ सब। एग्जामिनर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ आपको नया देगा, कुछ नया नहीं। दिशी का अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। चलिए यहाँ एक वर्ड आया इफ्यूजन, और एक और वर्ड आप सबको पता है डिफ्यूजन। पहले तो इसकी बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफरेंस क्या है दोनों में। अच्छा डिफ्यूजन का मतलब पता है, ये तो मैंने लिखा भी था। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फटाफट लिखो देखो। हाँ अच्छा, टेबल कुर्सी पर ही बैठे हुए हो ना, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत जरूरी, टेबल कुर्सी पर होना चाहिए। नोट्स देखते देखते बनाओ, टीवी देखते देखते नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं आराम से लेटे लेटे पढ़ रहे हो। नोट्स बनते रहने चाहिए अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेंडेंसी टू मिक्स अप, बिल्कुल सही कहा, टेंडेंसी टू मिक्स अप, दैट इज डिफ्यूजन। यानी एक कंटेनर में नाइट्रोजन है, एक कंटेनर में ऑक्सीजन है, मिक्सअप हो जाएगी। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल ओपन करोगे अपने आप मिक्स हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, बिल्कुल सही कहा, इफ्यूजन क्या होता है। और डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है, दो लिक्विड भी भर के रख दोगे तो वो भी मिक्स हो जाते हैं। अरे वाह, यश कह रहा है सर मम्मी ने तो टीवी हटा दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब अब तुम्हारे जेई में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए। किसी ने कहा सर इसका रिवर्स कर दो, डिफ्यूजन का रिवर्स मतलब इफ्यूजन मतलब सेपरेशन है। किसी ने कहा सर इसका रिवर्स मतलब सेपरेट कर दो वापस से। लॉजिक तो ठीक लगाया बेटा, लेकिन गलत है यार। हाँ, इफ्यूजन का मतलब होता है, डायग्राम से समझाता हूं, लैंग्वेज से इतना, एक कंटेनर में अगर कोई गैस है और आउटसाइड इज वैक्यूम, आउटसाइड इज वैक्यूम, और ये गैस अंदर से बाहर जब निकल रही है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्यूजन। यानी एक, और ये जो अपर्चर है, यानी ये जो होल है ये भी स्मॉल होना चाहिए। यानी इसको ज्यादा अच्छा हम इसको पता क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है स्मॉल साइज ऑफ होल, या ओरिफाइस भी बोला जाता है, ओरिफाइस भी बोला जाता है, ये इसके बहुत सारे नाम हैं। तो एक छोटा सा होल है जिसमें से गैसेस बाहर निकल रही है, जिसमें से गैसेस बाहर निकल रही है, इसे कहा जाता है इफ्यूजन। टायर पंचर में इफ्यूजन नहीं है क्योंकि बाहर तो एयर है, आउटसाइड शुड बी वैक्यूम होना चाहिए। अगर बाहर मान लो एयर है तो आपको बता दूं, बाहर से भी अंदर एयर जाएगी, अंदर से गैसेस बाहर आएगी, फिर वो इफ्यूजन नहीं होगा, वो डिफ्यूजन हो जाएगा। यानी इफ्यूजन के लिए अंदर गैस बाहर वैक्यूम। अब आप ये भी कह सकते हो सर जैसे गैसेस बाहर आएगी फिर बाहर वैक्यूम कैसे रहेगा, तो जैसी गैसेस बाहर आए उसे आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप इफ्यूजन वर्ड यूज करना चाहते हो, गैसेस बाहर आई उसे हटाओ, फिर बाहर आई फिर हटाओ, तो ये प्रोसेस इफ्यूजन कहलाएगा, अदरवाइज इफ्यूजन नहीं कहलाएगा, राइट।
तो इफ्यूजन डायग्राम से समझ लेना व्हाट इज इफ्यूजन और डिफ्यूजन, यानी जहां दो गैसेस मिक्सअप हो रही है वो सब डिफ्यूजन है। और जो ग्राहम्स लॉ है वो किसके लिए है? इफ्यूजन के लिए। किसके लिए है? इफ्यूजन के लिए है। ये अलग बात है कि इफ्यूजन हो या डिफ्यूजन, हम हर जगह यूज करते हैं। क्वेश्चन में इफ्यूजन लिखा हो तब भी लगा दो, डिफ्यूजन लिखा हो तब भी लगा दो, लेकिन सही में तो वो कैसे होगा, कब यूज होगा? इफ्यूजन के केस में। अब है क्या ग्राहम्स लॉ? क्या ये तो दो वर्ड्स मैंने बता दिए, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। वंश पूछ रहा सर अंदर वैक्यूम और बाहर एयर, तो बाहर से अंदर आएगी तो इफ्यूजन है बेटा। यानी कहीं से भी गैसेस अगर किसी वैक्यूम में जा रही है तो वो सब इफ्यूजन है, वो कह सकते हो। नाउ अब ग्राहम्स लॉ क्या है उसकी बात करते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था, माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट 2 π r T m की पावर हाफ। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ए नॉट इज एरिया ऑफ अपर्चर, एरिया ऑफ अपर्चर, पी प्रेशर ऑफ गैस, और बाकी सारे यूजुअल मतलब है। टी का मतलब टेम्परेचर, एम का मतलब मोलर मास। ये क्या है? माइनस डी एन अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन। यानी रेट ऑफ इफ्यूजन जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम यहां से देख सकते हैं। राइट ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इस फॉर्मूले का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। डीएन, एन को क्या बोलोगे? अगर यहां पर एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। टी क्या है? टाइम। यस, केमिस्ट्री में पहली बार टाइम आया, अभी तक तो हम टाइम की बात नहीं करते थे। टी मतलब यहां टी टेम्परेचर है, यहां टी टाइम है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बट डी एन अपॉन डी टी रेट ऑफ इफ्यूजन। माइनस साइन क्यों आया यहां पर? माइनस साइन क्यों आया है वो समझा देता हूं एक बार। एक कंटेनर में पहले 10 मोल थे, उसमें से कुछ इफ्यूज हो गए, कुछ बाहर निकल गए, बचे कितने? मान लो 7 मोल। तो जो चेंज हम निकालते हैं, चेंज हम निकालते हैं, देखो डेल हमेशा पता क्या होता है? डेल्टा एन चेंज इन मोल्स, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप यहां पर डेल निकालोगे तो 7 माइनस 10, वैल्यू क्या आई? माइनस में। डेल या डीएन जो भी बोलो माइनस में आई, अगर मोल्स कम हो रहे तो माइनस। तो यहां पर ये डीएन की वैल्यू, अगर अंदर से मोल्स बाहर जा रहे हैं तो ये डीएन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव और ये नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर आप यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर तो सब पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा, और इस पूरे को आप बोलोगे, इस पूरे को क्या बोलोगे? रेट ऑफ इफ्यूजन। समझ में आई बात? समझ में आए? व्हाट इज रेट ऑफ इफ्यूजन? डीएन अपॉन डी नहीं, माइनस डीएन अपॉन डी टी, माइनस डीएन अपॉन डी टी। बहुत बढ़िया दीपिका, बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए। हाँ। किसी ने पूछा सर पीटर एटकिंस वर्सेस पीटर स्काइस कौन सी बेस्ट बुक है? बेटा दोनों ही आपके किसी काम की नहीं है, दोनों ही आपके किसी काम की नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। वो सब एमएससी पीएचडी इस लेवल की बुक्स है जिसमें हमारा जेई वाला जो पार्ट है वो केवल 1-2% है, बाकी 98-99% हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, जो हमें नहीं पढ़ना है।
समझ में आई बात? तो केवल लेक्चर्स करो, होमवर्क करो, उसमें टाइम मत खराब करो, ठीक है? उसमें जो काम की चीज है वो वैसे ही मैं सारी लेक्चर्स में बता दूंगा। चलिए अभी इसकी बात करते हैं। नाउ रेट ऑफ इफ्यूजन का ये फॉर्मूला, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। इवन आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी पता क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ rate of effusion is inversely proportional to square root of molar mass। अरे वाह देव बेटा, केमिस्ट्री में एम पूछ रहे हो? मत करो ऐसा, मत करो भाई, बहुत दुख होता है। केमिस्ट्री में आर कोई पूछ ले, केमिस्ट्री में एम कुछ, अरे यार। हम्म, क्या बोलूं मैं? ऐसा थोड़ी होता कि हर जगह ये गणन, आर का मतलब यहां कुछ और यहां कुछ और, अरे यार। गैसेस की बात हो रही है। देव कह रहा मैंने नहीं पूछा, तो देव भी दो दो होंगे बेटा, ऐसा कुछ है? वैसे तो कुछ भी हो सकता है बेटा, आप कुछ भी कर सकते हो तुम, लेकिन यहां क्या लॉजिक हो सकता है वो देख लो वैसे। और तो क्या बोलूंगा। एम फॉर मंकी भी होता है, कह सकते हो सर इट इज एम फॉर मंकी, एम फॉर मुंबई, है कुछ भी बोल दो। टी फॉर तेलंगाना, सर ये टी फॉर तेलंगाना है क्या? क्या है? अरे पी फॉर पैरेट, बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। सर इज पी इक्वल्स टू पैरेट है? ना, यानी ग्राम स्लो क्या कहता है? जो रेट ऑफ इफ्यूजन, अब मैं इसको केवल आर से लिखूंगा, रेट ऑफ इफ्यूजन को केवल किससे लिखूंगा? आर से। तो ग्राम स्लो क्या कहता है? रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। देखा जाए तो ये फॉर्मूला तो सिलेबस में है ही नहीं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ये आपको लगेगा कि ग्राम स्लो है, बट ये आया कहां से वो मैंने आपको बताया, ये यहां से आया है। हमें ये भी याद रखना है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें ये याद होना चाहिए। अब यानी जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है। यू मान के चलो कि बस मैं डेटा नहीं दे रहा हूं, बाकी ये सब क्वेश्चन है। मान लो इस कंटेनर में कोई गैस है ए, एक और कंटेनर है जिसमें गैस है बी, इसका मोलिकुलर मास एम ए, इसका मोलिकुलर मास एम बी। अब अगर हमें यहां पर दो कंटेनर दे रखे हैं, ए का मोलिकुलर मास दे रखा है, बी का मोलिकुलर मास दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, एरिया ऑफ अपर्चर कितना, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मान लो जितना एरिया ऑफ अपर्चर यहां है उतना ही यहां है, जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां है, जितना टेम्परेचर यहां है उतना ही टेम्परेचर यहां है। तो यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए अपॉन, यानी कह सकता हूं रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। तो यहां पर कह सकता हूं आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। यानी कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, आपको सिंपली ये पुट करना है।
और कुछ नहीं करना। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने ही आसान आते हैं जितने आपको लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों गैसेस का प्रेशर सेम हो, लेकिन अगर प्रेशर अलग अलग है तो क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा होगा कि इसका प्रेशर Pa, मॉलिक्यूलर मास Ma, प्रेशर Pb, मॉलिक्यूलर मास Mb। तो हमारे फॉर्मूले से हमें पता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर भी यही होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब रेशियो क्या आ जाएगा, RA अपॉन RB इक्वल्स टू अंडर रूट, या पहले PA अपॉन PB मॉलिक्यूलर मास ऑफ MP अपॉन M। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई। इसी तरह वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। जो पैरामीटर नहीं दे रखा है, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं है, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का एरिया ऑफ अपर्चर सेम। वैसे ज्यादातर बस यही प्रेशर और मोलर मास यही अलग अलग होंगे, टेम्परेचर और ये इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग कंटेनर हो। मान लो एक ही कंटेनर है जिसमें दो गैसेस हैं, ए जिसका प्रेशर Pa, बी जिसका प्रेशर Pb। बात तो वही, अलग अलग कंटेनर हो या एक ही कंटेनर हो, आंसर में कोई चेंज नहीं। RA अपॉन RB इक्वल्स टू PA अपॉन PB अंडर रूट MB अपॉन MA। आंसर वही आएगा। बिल्कुल प्रिंस, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब याद करो, बोल दिया मैंने। मजा आ गया, चलिए बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर, अरे भाई बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, सिद्धिमा, आज कुछ पलक, RA अपॉन RB, भाई दो अलग अलग गैसेस की बात कर रहे हैं। अब हम भी कोर्स परचेज किया है, हम अभी अभी कोर्स परचेज किया है, तो बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। देखो, अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो लाइव देखते जाओ, टाइम ज़्यादा दो, पुराना पुराना पार्ट जो भी है वो यानी धीरे धीरे कवर करो, लेकिन होमवर्क साथ में ज़रूर करते रहना। और अगर ये लाइव समझ में आ रहा तो लाइव भी देखते जाओ, नहीं तो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। शिव बेटा, मैं जो शीट्स दे रहा हूं बस उसको करो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी को एक बार, दो बार, तीन बार, इसको बार बार करते रहो, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, यहीं पर देखो, कंटेनर एक ही है तो दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। तो यहां पर RA अपॉन RB, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो NA अपॉन NB अंडर रूट MB अपॉन MA। अच्छा, एक और चीज, यानी प्रेशर की जगह मैंने क्या पुट कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स, तब भी आंसर वही आएगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बट ये जो आप निकाल रहे हो, ये किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो है। किस इंस्टेंट पर, जब प्रेशर Pa Pb है, या किस इंस्टेंट पर, जब मोल्स Na और Nb है। ये उस इंस्टेंट पर है। जैसे ही गैसेस बाहर जाएगी, अंदर का प्रेशर बदल जाएगा, ना तो इसका Pa रहेगा ना इसका Pb रहेगा, तो फिर रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो कुछ और होगा। यानी रेट ऑफ इफ्यूजन, देखो सीधी सी बात है, गैसेस अंदर से बाहर आएगी तो रेट ऑफ इफ्यूजन चेंज होगी, तो रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो भी चेंज होगा। रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो भी चेंज होगा। तो यहां से बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक और तरह का पहले बता दूं, फोर्थ वन यहां जगह नहीं तो मैं आगे लिख रहा हूं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंटेनर में कोई मिक्सचर हो, दो गैसेस का मिक्सचर हो, और उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन हम कंपेयर कर रहेंगे किसी और से, मान लो ऑक्सीजन से। तो यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2,
और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब मान लेंगे कि दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है, एम एवरेज। एम मिक्सचर क्या है, एम एवरेज। यानी यहां से हम इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बता सकते हैं कि इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या है। और अगर हमें पता है कि मिक्सचर में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है या CH4 है, एम एवरेज पता चल गया, तो हम उसके परसेंटेज बाय मोल भी बता सकते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े अभी आएंगे। मिक्सचर पता है, कंपोजिशन पता है, तो एम एवरेज से आप रेशियो भी निकाल सकते हो। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक है क्वेश्चन, में कुछ खास है नहीं, केवल आपको डेटा पुट करना है। फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 to O2 या helium to CH4 if they are present if container, ऐसे कर देते हैं, if container contains equal moles of each gas और B part equal mass of each gas। दोनों की रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो बताना है, अगर दोनों के इक्वल मोल्स है तो, और दोनों का इक्वल मास है। हीलियम का एटॉमिक मास पता ही आपको 4 और इसका 16। आदित्य, देर इज वन आदित्य, अनदर वन इज अदिति। आदित्य यार मुझे नहीं पता B2 क्या है, आपको उसी पर पूछिए आप। मुझे नहीं आइडिया है ना। शिवांग, बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का भी सेकंड पार्ट का भी आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2:1, 2:1 इक्वल मोल्स है। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, यानी RHE/RCH4 मोल्स से इक्वल है। मोल्स वाला फॉर्मूला, एक ही कंटेनर में इक्वल मोल्स है, हीलियम के मोल्स, CH4 के मोल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन 4। ये 1:1 यानी 4, तो आंसर इज 2:1। लेकिन सेकंड पार्ट में मास इक्वल है, मोल्स नहीं इक्वल है, मास इक्वल है, यानी दोनों का मास बराबर है।
क्या मान ले, दोनों का मान लो 16 ग्राम 16 ग्राम है, तो मोल रेशियो क्या होगा, हीलियम के कितने मोल्स हो जाएंगे 4 मोल्स, CH4 के कितने मोल्स हो जाएंगे 1 मोल, यानी अब इनका मोल रेशियो बराबर नहीं है। अब मोल रेशियो बराबर नहीं है, मास बराबर है, एक के 4 दूसरे का 1, तो अब रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो क्या आएगा 4:1, मॉलिक्यूलर मास 16/4 यानी 8:1। एक और क्वेश्चन देता हूं, समझ में आ गया, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, हाँ या ना, क्विक 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 क्विक, जल्दी 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 से ही बताओ, समझ में आई बात, है बहुत आसान है वैसे, नाम मत लिखना बेटे, मैंने पूछ तो लिया लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूं वो मुझे भी नहीं पता, इसमें क्या समझना है यार, नहीं, इधर उधर की बातें ना करें बेटा, ये बहुत सारी जनता, पता है अगर मैं तुम्हारे सारे कमेंट की बात करता रहूं ना तो फिजिकल तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चंस के ही जो इधर उधर की बातें, कोई क्या पूछता, कोई क्या पूछता, कोई क्या पूछता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, क्रिस्टल क्लियर गुरु जी, आहा देख के पढ़ के अच्छा लगता है, नहीं। हम्म, राइट। आदित्य तो बहुत सारे बेटा, आदित्य आई नो बहुत सारे आदित्य, लेकिन यार 8:1 कैसे आया, अब ऐसे आया ना, ये लिख तो रखा है सब, ये सब तो लिख रखा है, इक्वल मास है, कुछ भी मान लो, मैंने 16 ग्राम 16 ग्राम मान लिया, तो इसके 4 मोल्स इसके 1 मोल्स, तो यही तो लिखा है, और क्या करूं, और क्या करेंगे। और कैसे बताऊं स्मृति, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इक्वल मास बहुत आसान से बता दिया। अब एक और क्वेश्चन करता हूं मिक्सचर वाले पर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मिक्सचर वाले पर। जस्ट अ मिनट। डेटा थोड़े से मुझे मैनिपुलेट अच्छे देने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सुन पहले रुको। A mixture containing helium and CH4 in 2:1 mole ratio, find ratio of rate of effusion of this mixture with respect to O2, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इस मिक्सचर की एवरेज रेट ऑफ इफ्यूजन बताओ। प्रियांश आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सुखप्रीत, अच्छा लग रहा है आपको, मजे आ रहे हैं, आसान लग रहा है ना, बस करते जाओ।
सुहेब कह रहा है कि सर अगर मेरा एडवांस में रैंक आ गई तो आपको पूरा कश्मीर घुमाऊंगा। ऐसी बात है? तो अब तो यार जिम्मेदारी बढ़ गई भैया, तुम्हारा तो करवाना ही पड़ेगा। हम्म। कश्मीर घुमाना भी पड़ेगा, एप्पल और एप्रिकॉट की पेटियां भी भेजनी पड़ेगी फिर, तुम्हें ध्यान रखना। एप्पल, एप्रिकॉट, केसर। बताइए बताइए, बिल्कुल बढ़िया। आदित्य का आंसर आया है, बहुतों के आंसर आ गए। राजवीर का भी आंसर आया है, और अदिति का भी आया है, अप्रीतम का भी आया है, अस्तुति का भी आया है, सुहेब का भी आ गया, उत्कर्ष का भी आ गया, क्षितिज का भी आया, स्नेहा का भी आया है, भौमिक का भी आया है, सृजन का भी आया है। चलो जी, अब पहले तो क्या निकालें? एम एवरेज 2:1, हीलियम CH4, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल। ध्यान रखना मोल रेशियो इसीलिए। तो एम एवरेज यानी एम मिक्सचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 4 + 1 × 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी एम एवरेज कितना आ गया? 8। तो एम एवरेज आ गया। अब रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय O2 मॉलिक्यूलर। अच्छा, यहां पर और कुछ नहीं दे रखा। फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ दिस मिक्सचर विथ रिस्पेक्ट टू O2, मतलब सब बाकी पैरामीटर सेम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 32 डिवाइडेड बाय 8। प्रेशर टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा, मतलब जिस प्रेशर टेम्परेचर पर मिक्सचर है उसी प्रेशर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन है, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है सिमिलर कंडीशन, लिखा हो या ना लिखा हो, कंडीशंस बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगी। राइट 4। कितना अच्छा शानदार डेटा दिया मैंने आप लोगों को। राइट, अब इस तरह के क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं। यहां पर भी अब मैं आपको बता दूं, एम एवरेज अगर एक बार निकल गया, यानी क्वेश्चन रिवर्स में भी हो सकते हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो दे रखा तो एम एवरेज आ जाएगा, और एम एवरेज से हम और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रिवर्स में भी बहुत सारे होंगे कि ये रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो दे रखा है, उससे मिक्सचर का एम एवरेज आ जाएगा। एम एवरेज से इवन हम किसी के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एम एवरेज पता चल गया तो अल्फा पता चल जाएगा, अल्फा भी पता चल जाएगा। राइट, कुशाग्र मेरा नाम नहीं लेते हो ऐसा बेटा, यार सभी की यही शिकायत है, क्या करें हम हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको और बता रहा हूं, ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन, अब यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है वो बताता हूं, कि एक कंटेनर से जब भी गैसेस बाहर आएगी, जैसे ही गैसेस बाहर आएगी तो अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा, अंदर के मोल्स चेंज हो जाएंगे, और अंदर का प्रेशर चेंज हो गया तो कह सकते हो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अब हम यहां पर एक अजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन कह सकते हो आप, और वो ये है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज कांस्टेंट विथ टाइम। रेट ऑफ इफ्यूजन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। देखो ये बड़ा अजीब सा अजम्पशन है, वैलिड अजम्पशन तो नहीं है, क्योंकि गैसेस अंदर से बाहर आएगी, अंदर का प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी कम होगी, बिकॉज रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये सही तो नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ये सही हो सकती है। किस सिचुएशन में ये सही हो सकता है? यूं मान लो कि ये कंटेनर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंटेनर है, और उसमें से यानी खूब बड़ा, पता नहीं कितने लीटर का कंटेनर है,
यू मान के चल लो, आप ऐसा मान लो कि ताजमहल से बड़ा कंटेनर है, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो अब उसमें से धीरे धीरे गैसेस बाहर निकल रही है। तो अब ताजमहल से भी बड़ा या बहुत बड़ा कोई कंटेनर है, उसमें से थोड़ी गैसेस अगर बाहर निकल भी जाए तो प्रेशर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो उस केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी कांस्टेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता, या यूं मान लो कि जितनी गैसेस बाहर निकल रही है उतनी हम डाल रहे हैं, जितनी बाहर निकली उतनी बार डाल दिया, जितनी बाहर निकली उतनी गैस फिर से डाल दी, तो ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यानी कुल मिला के अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मैं मान रहा हूं कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन होती है, रेट ऑफ इफ्यूजन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट। अभी तक हम इसको कैसे लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड माइनस डीएन, कितने मोल्स इफ्यूज हुए, माइनस डीएन, थोड़े से, क्योंकि इंस्टेंट की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज के बराबर होगी। तो यहां पर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एन बाई टी, यानी ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी। इससे पहले तक देखो इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है ना उसको हमने कैसे लिखा है, डी एन अपॉन डी टी। वो डी एन अपॉन डी टी वो इंस्टेंटेनियस रेट है। यूं कह दो ये कौन सी रेट है, एवरेज रेट। ये कौन सी रेट है, एवरेज रेट, क्योंकि हम मान रहे हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन कांस्टेंट। बात समझ में आई है जो मैंने बोली है, ये बात समझ में आई। ये तभी लिख सकते हो जब हम माने कि रेट ऑफ इफ्यूजन टाइम के साथ कांस्टेंट। जैसे यूं समझ लो कि एक कार अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो मान लो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टी टाइम लगता है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी टाइम लगता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, एस अपॉन टी, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट ये तब लगा सकते हो जब वो कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अदरवाइज यहां से आप स्पीड निकाल भी नहीं सकते हो, और स्पीड निकालें भी क्या, वो तो वेरी कर रही है। तो यहां पर भी अगर कांस्टेंट स्पीड से वो बाहर निकल रहे हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन कांस्टेंट है, तो यहां पर ये एन बाई टी यूज कर सकते हो। मतलब ये जो फॉर्मूले अभी तक हम लिख रहे थे, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। तो यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन की जगह मैं ये लिख सकता हूं एन ए अपॉन टी ए। मान लो ए के मोल्स, दो अलग अलग कंटेनर है, ए के मोल्स, ए के एन ए मोल्स इफ्यूज हुए कितने टाइम में, टी ए टाइम में। बी के एन बी मोल्स इफ्यूज हो गए कितने टाइम में, टी बी टाइम में। टाइम हो सकता है अलग अलग हो, टाइम हो सकता है सेम हो, इक्वल टाइम भी हो सकता है, टाइम अलग अलग भी हो सकता है। पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट एम बी अपॉन एम। तो अब इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि इसके 5 मोल इफ्यूज हो गए तो बताओ इसके कितने मोल्स इफ्यूज होंगे, इसके 10 मोल्स इफ्यूज हुए तो इसके कितने होंगे। अच्छा ऐसे भी आ सकता है कि इसके 5 मोल्स को इफ्यूज होने में 200 सेकेंड्स लगे, तो इसके 5 मोल्स को इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कर सकते हो आप यहां से। हाँ यहां पर एक और चीज कर देता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ज्यादा अच्छा यहां एन ए डैश और एन बी डैश लिख दो। डैश क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये डैश मतलब जो मोल्स बाहर निकल गए हैं, अंदर वाले अलग है, बाहर वाले अलग है। इवन कभी कभी यहां पर हम प्रेशर को भी किसकी टर्म्स में लिख देते हैं, मोल्स की टर्म में। तो एन ए अपॉन एन बी अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए, राइट। कंफ्यूजन होता सर ये एन ए एन बी क्या और ये एन ए डैश एन बी डैश क्या है। ये एन ए एन बी जो अंदर के मोल्स है, और एन ए डैश एन बी डैश क्या है, जो बाहर निकल गए। और हम मान रहे हैं कि जो बाहर मोल्स निकले हैं वो बहुत कम है जो अंदर है, इसीलिए अंदर के मोल्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, इसीलिए रेट कांस्टेंट है, इसीलिए रेट कांस्टेंट है।
यानी इन क्वेश्चंस में अजम्पशन ले रहे हैं, यहां पर मोल्स कौन से पुट कर रहे हैं, जो इनिशियली है, और हम मान रहे हैं कि जो इनिशियल है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तब तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और आपको लगता नहीं सर अंदर के मोल्स तो चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये लिख भी नहीं सकते हो, फिर ये सब गलत है, क्योंकि ये हमने माना ही तब है जब रेट ऑफ इफ्यूजन कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि इसके 5 मोल इफ्यूज हुए तो बताओ इसके कितने होंगे, या ये तो लिख ही चुके हम, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू, यानी क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो मोल्स के बजाय वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ, लेकिन यहां पर जब आप दोनों ए भी बाहर रिफ्यूज हो रही है, बी भी बाहर रिफ्यूज हो रही है, तो दोनों का वॉल्यूम जो मेजर होगा वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर होगा। अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर है तो जिसके मोल्स ज्यादा उसी का वॉल्यूम ज्यादा। तो चाहो तो इक्वल या प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन लगा सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी यहां पर वी ए अपॉन टी ए, वी बी अपॉन टी बी, एन ए अपॉन एन बी, अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। क्या बोलोगे, वीए को क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस ए इफ्यूज्ड, जो बाहर निकल गई गैस है, वॉल्यूम ऑफ इफ्यूज्ड गैस, वॉल्यूम ऑफ इफ्यूज्ड गैस, बट ये जिस प्रेशर टेम्परेचर पर है ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर होना चाहिए, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, तभी वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इस तरह से कभी ये वाली चीज मोल्स की टर्म में, कभी ये वाली चीज वॉल्यूम की टर्म्स में, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो ले रहे हो ना, मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी इवन प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस बी इफ्यूज्ड, ए का प्रेशर, जो गैस बाहर निकली उसका प्रेशर, और जब आप प्रेशर का रेशियो ले रहे हो तो वो दोनों प्रेशर सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर होने चाहिए, सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन देता हूं एक, 100 ml CH4 effused out in 10 seconds. Find the volume of SO2 effused in 40 seconds under similar conditions. प्रेशर भी हो सकता है स्तुति, प्रेशर भी हो सकता है। हाँ जी, अभिज्ञान। अरे बेटा, एम एवरेज भी मिक्सर का ही होता है, एम मिक्सर भी मिक्सर का ही होता है, दोनों बात ही एक ही है। हम्म, सब इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल सही कहा। बताइए जल्दी आंसर, 200 या 400? 200 भी आ रहा है कुछ का 400 भी आ रहा है।
चलिए, तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ CH4 अपॉन टाइम 10 सेकेंड्स, वॉल्यूम ऑफ SO2 टाइम कितना 40 सेकेंड्स, अंडर सिमिलर कंडीशन तो बस मोलर मास ही आएगा विच इज 64 डिवाइडेड बाय 16 4 2। CH4 का कितना वॉल्यूम इफ्यूज हो रहा है 100 ml, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, ये वॉल्यूम निकालना है आपको डिवाइडेड बाय 40। तो ये आंसर कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल्स टू ये 40 ऊपर चला गया इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर इज 200 ml। इवन राइट, इवन रेट ऑफ इफ्यूजन जो होती ना, रेट ऑफ इफ्यूजन, देखो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन भी ज्यादा होगी। ज्यादा स्पीड से बाहर निकल रहे रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है। और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी डी अपॉन टी। डी अपॉन टी। तो अगर गैसेस यूं सोचो, यानी गैसेस बाहर निकलने के बाद जिसकी रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जिसकी रेट ऑफ इफ्यूजन कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। टाइम अगर बराबर है तो इक्वल टाइम में जिसकी रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जिसकी रेट ऑफ इफ्यूजन कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, समझना इस चीज को, एक लॉन्ग ट्यूब है, ये लंबी सी एक ट्यूब है, यहां पर एक छोटा सा अपर्चर, यहां अपर्चर, इस तरह की कोई सिचुएशन है। यहां कोई गैस ए है, यहां गैस बी है, एक यहां से फ्यूज हो रही है, एक यहां से फ्यूज हो रही है। तो ये किस डिस्टेंस पर आके मिलेगी? मान लो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की x, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की y, अगर ऐसे कुछ है तो कह सकते हो कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ a अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ b, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a अपॉन टाइम, टाइम तो दोनों के लिए बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b अपॉन टाइम, यानी डी ए अपॉन डी बी विच इज एक्स अपॉन वाई। डिस्टेंस डी ए क्या है, ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स, बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वाई, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। यानी यहां पर x अपॉन वाई का रेशियो निकाल सकते हो। टोटल लेंथ पता है तो बता सकते हैं कि अगर इसने 2 मीटर ट्रेवल की तो ये 8 करेगा, इसने 3 तो इसने 7, इसकी 4 तो इसकी 6। इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर क्वेश्चंस आते हैं, जेई में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है जेई में भी आए हुए हैं, राइट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्लास क्वेश्चन लिखो, ए क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 13 equidistant rows of benches, rows of benches, यानी डिस्टेंस बराबर है 1 मीटर मान लेना जिससे आसान हो जाए। ए स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट बेंच, ए स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट बेंच रिलीजेस, रिलीजेस गलत मत सोचो, उसके पास यूं कह दो कोई गन है, कोई कंटेनर है जिसमें लाफिंग गैस भरी हुई है और उसमें से वो रिलीज कर देता है। ए स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट बेंच रिलीजेस N2O, लाफिंग गैस बोला जाता है इसको। फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट बेंच रिलीजेस लाफिंग गैस simultaneously a student from last bench releases
विपिंग गैस, आंसू गैस। अब इसका एक्चुअली फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो मैं इसका मोलर मास दे रहा हूं क्योंकि हमें मोलर मास की जरूरत है, और ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो मोलर मास कितना दे दिया मैंने, 176। विपिंग गैस, आंसू गैस। करना क्या आपको, फाइंड दी रो at which find the row at which students start laughing and weeping simultaneously, because आग एक तरफ से आ रही है लाफिंग गैस, एक तरफ से आ रही है विपिंग गैस। किस बेंच, किस रो में स्टूडेंट्स एक साथ विल स्टार्ट लाफिंग एंड विपिंग साइमल्टेनियसली। करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत यानी कौन सी रो पर ऐसा होगा। आसान बनाने के लिए एक चीज कह रहा हूं, ये मान लो कि हर दो बेंचेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लेना, 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर। तो इस तरह से मान लेना कि इक्वी डिस्टेंस है, तो सबके बीच की डिस्टेंस 1 1 मीटर मान लेना। एक्सेस भी मान सकते हो, लेकिन 1 से ज्यादा अननेसेसरली कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्या मतलब वेरिएबल्स दिखेगा वहां पर, तो 1 मीटर आप मान सकते हो। हम्म। दीपिका पूछ रही क्या सर एक ही समय में हंस और रो सकते हैं। दीपिका, होता तो है बेटा, बहुत बार कहते हैं ना खुशी के आंसू, वर्ड सुना है? ये खुशी के आंसू है, नहीं? और बहुत बार आपने सुना होगा जब आदमी बहुत परेशान होता ना, तो वो और हंसने लगता है। कौन सी मूवी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, जब दुखी होता ना तो हंसने लगो। तो खुशी के आंसू भी होते हैं और गम में खुशी भी। फर्स्ट बेंचर्स ऐसे काम नहीं करते, ये बात तो सही है। फर्स्ट बेंचर्स अच्छे होते हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, आप लोग सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि आपका पेपर है। नेक्स्ट क्लास में पेपर डिस्कस होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे से, या थोड़ा सा दे देता हूँ यार, थोड़ा सा दे देता हूँ, रुको 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 रुको, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ये ग्राम स्लो के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, बहुत आसान है। चलो बस इतना सही दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, है ना? आंसर बता दूं क्या, फ्रॉम फ्रंट नाइन्थ बेंच, फ्रंट नाइन्थ बेंच, ठीक है? बिल्कुल सृजन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है सृजन का। चलिए ऑल दी बेस्ट टेस्ट के लिए, टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से करके आना, और जो भी डाउट्स है वो पूछ हम डिस्कस करेंगे क्लास में। और ये होमवर्क है आइडियल गेस की शीट में से। थैंक